नमस्कार दोस्तों, मैं समृत राठौर आपके अपने YouTube चैनल समृत सर पाठशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज हम जो हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। तो आज का जो वीडियो हम लेके आए हैं वो लेके आए हैं न्यायपालिका। अब तक हमने जो पढ़ा वो हमने पढ़ लिया आपका विधायिका और कार्यपालिका। कार्यपालिका भी हमने आपको पढ़ा कि केंद्र स्तर पर होती है और राज्य स्तर पर। तो केंद्र स्तर पर हमने आपको बता दिया कि वो जो राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री हैं, मंत्रिपरिषद है और महान्यायवादी हैं, ये हमने केंद्र स्तर पर पढ़ लिया। राज्य स्तर पर पढ़ा तो राज्यपाल है, मुख्यमंत्री हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री के बाद मंत्रिपरिषद है और महाधिवक्ता, ये सारी चीज़ पढ़ी। अब उसके बाद हमने विधायिका पढ़ लिया। विधायिका में हमने पढ़ा राज्यसभा और लोकसभा यानी संसद और विधानमंडल। संसद के भी दो भाग पढ़ लिए, जिसका एक तरफ करते हैं राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इधर हमने पढ़ लिया आपके विधान परिषद और विधानसभा। तो इस तरीके से जितना जितना मोटा मोटा था वो हमने सब कुछ पढ़ लिया। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं तीसरा अंग, जो हमने आपको पहले दिन बताया था कि भारत की संघीय व्यवस्था में 3 प्रकार के अंग हैं, वो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो हमने विधायिका भी कंप्लीट कर लिया, न्यायपालिका और कार्यपालिका भी कर लिया, और अब आते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका में भी हमें 3 पोर्शन पढ़ने हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट। तो सबसे पहले आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट मतलब होता है न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय, जिसे सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसको देखेंगे तो सबसे पहले हमारे देश में जो न्याय व्यवस्था है वो एकीकृत न्याय व्यवस्था है। एकीकृत का मतलब ये होता है कि कोई सिस्टम ऐसा नहीं है कि किसी राज्य की न्याय व्यवस्था अलग है और उस राज्य की न्याय व्यवस्था अलग है, यानी पूरे देश की सिस्टम, डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट। आप ऐसे करके समझ सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इस तरीके से एक न्यायिक प्रक्रिया बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि किसी केंद्र का अलग है और राज्य का अलग है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसको समझने, न्यायपालिका का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है हमारे देश का वो एक न्यायपालिका है, और न्यायपालिका में आज हम जो पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट। तो पहले पॉइंट, हमने कुछ पॉइंट आपको नोट करके रखे हैं, वो देखिएगा। हमारे देश में एकीकृत न्याय व्यवस्था है। जो न्याय व्यवस्था है उसको एकीकृत न्याय व्यवस्था इसीलिए कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये सिस्टमैटिक तरीके से है। इसका वर्णन भाग 5 और अनुच्छेद 124 से लेकर 127 के अंतर्गत किया गया। अगर हम संविधान की बात करें तो उसमें इसका जिक्र मिलता है। अगला पॉइंट है, इसे भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। हुआ क्या था कि भारत शासन अधिनियम, जो हमारा संविधान बना था, तो हमने आपको संविधान की प्रस्तावना और संविधान सभा में भी बताया था कि जो संविधान बना था तो जो 250 लगभग 250 अनुच्छेद सीधे भारत शासन अधिनियम 1935 से ले लिए गए थे। उसी के तहत ये संघीय व्यवस्था भी उसी के अंतर्गत थी। उसी में से हमने ये 35 में ले लिया गया। लेकिन इसके बाद में जो इसका उद्घाटन जो हुआ वो 28 जनवरी 1950 को हमारे पास जब संविधान लागू हुआ तब किया था। लेकिन उस समय की अगर हम बात करें तो उस समय इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को ही हुई थी, यानी जिसके जस्ट 2 साल बाद। इधर संविधान बनने के बाद 28 जनवरी 1950। दोनों चीज़ें आप थोड़ा थोड़ा डिफरेंस याद रखेंगे। 35 के शासन अधिनियम से लिया गया, 37 में इसकी स्थापना हुई, और 1950 में अगर हम इसका देखते हैं तो इसका उद्घाटन हुआ अक्टूबर में, 28 जनवरी 1950। लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 28 जनवरी 1950 इसका उद्घाटन हुआ। और एक और डेट लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, वो यहाँ लिख सकते हैं आपको, वो अक्टूबर 1937 में इसे स्थापित किया गया था। एक डेट और डाल दें, 1 अक्टूबर। तो यहाँ पर ये भारत शासन अधिनियम से उसे लिया गया। यह संघीय न्यायपालिका का ही एक प्रतिरूप है। ये समझना इसलिए जरूरी है कि ये संघीय न्यायपालिका जो हमने ली गई थी उसी का ही एक रूप है। उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा चलेगा। तो संघीय न्यायपालिका से हमें जब ये निकाल लिया गया तो कुछ तो चीज़ें हमने भारत शासन अधिनियम से ली थी और कुछ चीज़ें हमने कुछ अधिकार अमेरिका से भी इसका उठाया है। अब इसकी बात करते हैं संरचना और गठन। गठन कैसे होता है, तो गठन क्या है। गठन में सबसे पहले हम देख लेंगे कि जब हमारा मूल संविधान था तो उस मूल संविधान में हमारे पास जो थे वो थे एक मुख्य न्यायाधीश
और 8 अन्य न्यायाधीश। कुल मिलाकर के संविधान पीठ में कितने बैठते थे? 8 लोगों की कमेटी थी। बाद में उसे इनकी जजों की संख्या, अन्य जजों की संख्या बढ़ा करके कितनी कर दी गई? 30 कर दी गई। ये तो टोटल कितने हो गए? 31। ये 2008 के अंतर्गत ये बढ़ाया गया। इसके बाद अभी फिलहाल जो अभी वर्तमान में चल रहा है, वर्तमान में 3 सदस्य और बढ़ा दिए गए, मतलब हो गए 1 + 33, एक मुख्य न्यायाधीश CJI और 34 अन्य। तो इस समय कौन है? इसमें वर्तमान में जो आपके सामने है शरद अरविंद बोबड़े, जो वर्तमान में इस समय मुख्य न्यायाधीश हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये वर्तमान में इसे पिछले साल से बदल दिया गया है। अब अगर देखते हैं, ये अब तक की सबसे अधिकतम है। आगे क्या होगा वो आप अपडेट देखते रहेंगे। अब देखते हैं इनकी नियुक्ति कैसे होती है। सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं, इनकी नियुक्ति का भी एक विशेष प्रावधान होता है। वो कैसे नियुक्ति होती है? तो नियुक्ति अनुच्छेद 124 के भाग का यानी 124(2) में जिक्र किया गया है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अब सवाल यह है कि राष्ट्रपति क्या अपनी इच्छा से कर देते हैं? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं करते हैं। तो फिर राष्ट्रपति सारे काम प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं, तो वैसा अब यहाँ भी गलत हैं आप, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर दूसरा प्रावधान है, यहाँ पर यह है न्यायाधीशों की सलाह पर, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, वरिष्ठ जज हैं, उनकी सलाह पर नियुक्ति की जाती है CJI की। अब यहाँ पर एक बाद में, पहले तो यही सिस्टम चलता रहा, बाद में कुछ समय बाद इसका कॉलेजियम सिस्टम बना दिया गया। अब कॉलेजियम सिस्टम में क्या होते हैं कि 5 सदस्य होते हैं, एक मुख्य और चार लोगों की कमेटी बना करके जो नाम सजेस्ट करते हैं वही नाम उसे रिकमेंडेड करके राष्ट्रपति उसको CJI बना देते हैं। अभी कुछ साल पहले क्या हुआ, सरकार ने जो हमारी जो आई है वर्तमान सरकार, ये काफ़ी एक्टिव है। अब अच्छा कर पा रही है, बुरा कर पा रही है, इस पर टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। हालांकि इसने काफ़ी फेरबदल करने की कोशिश की है, और दूसरा है कि अपने आप में कब्जा करने की भी कोशिश की है। यही हमारे लिए, संविधान के लिए थोड़ा सा खतरा है। यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को स्वतंत्रता रहनी चाहिए और वो रहनी चाहिए। अगर यहाँ पर इन्होंने पहला स्टेप जो बढ़ाया था आधिपत्य जमाने के लिए, वो बढ़ाया NJAC का नाम आपने सुना होगा। NJAC क्या था? नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी। ये क्या था कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग या जो भी कमेटी थी, गठन किया गया। उसमें क्या था कि उसमें ये बताया गया कि जो कॉलेजियल मंडल चलेगा, कॉलेजियम सिस्टम था, उसके माध्यम से जज CJI नियुक्त नहीं होगा। फिर कौन सा होगा? उसके लिए क्या किया कि उन्होंने कहा कि एक नई टीम का गठित करेंगे, जिसका नाम रखा NJAC। NJAC में था क्या? NJAC में 3 तो सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते, एक मंत्री, कानून मंत्री और 2 कानून विशेषज्ञ। कुल मिला के 6 सदस्य की टीम उन्होंने बना करके और पेश करके कहाँ भेज दिया? जज के पास, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपनी न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ और मजबूत रखना चाहती है। इसलिए वहाँ पर क्यों किया कि यदि इसमें कानून मंत्री घुस गए, अब कानून मंत्री घुस गए तो हमारे देश में कानून मंत्री जरूर है, लेकिन मंत्री बने हुए हैं तो इनकी शिक्षा का क्या लेवल होगा, ये सुप्रीम कोर्ट अच्छे से जानते हैं। मंत्रिमंडल जब भी इंटरफियर करेगा यानी कार्यपालिका का हिस्सा हो जाएगा। कार्यपालिका का जैसे ही हिस्सा होगा तो न्यायपालिका कैसी हो जाएगी? प्रभावित हो जाएगी। और न्यायपालिका को स्वतंत्र रखना हमारा परम कर्तव्य है। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो आपको संरक्षण नहीं मिल पाएगा और अच्छे न्याय की कल्पना हम नहीं कर सकते। यदि न्यायपालिका और कार्यपालिका आपस में गठजोड़ कर लेते हैं तो हम कभी भी स्वतंत्र न्याय की कल्पना नहीं कर सकते। फिर तो वही होगा कि जो सरकार चाहेगी। तो इसी प्रकार से, हालांकि ऐसा थोड़ा बहुत होता है लेकिन खुलकर नहीं हो सकता। यदि विपक्ष मजबूत है तो, और विपक्ष कमजोर है तो कुछ भी पॉसिबल है। अब आते हैं यहाँ पर योग्यताएं। अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, CJI बनना है, तो हम क्या करें? सबसे पहले हमें क्या करना है? ये कोई चुनाव तो है नहीं हम कर सकते हैं, ये वही कर सकता है जो सुप्रीम कोर्ट के आसपास है। तो देखिए क्या योग्यता होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक तो है, बिल्कुल है भाई। दूसरा है कम से कम हाई कोर्ट में एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 5 साल जज रहा हो या 5 साल कार्य किया हो, जज के रूप में काम 5 साल कार्य किया हो। बात समझिएगा, या तो एक हाई कोर्ट में या एक से अधिक हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रहा हो। दूसरी कंडीशन है, ये दोनों नहीं है, एक लगेगी, या कम से कम हाई कोर्ट या एक से अधिक हाई कोर्ट में
10 साल तक वकालत करी हो। दोनों में से कोई ज़रूरी है, ये अनिवार्य नहीं है कि दोनों ही हों। अगर दोनों हैं तो भी ठीक है और नहीं है तो भी ठीक है, इन दोनों में से कोई एक और कंडीशन है कि राष्ट्रपति, इन दोनों में से एक राष्ट्रपति की नज़र में कानून का विधवेता हो। कभी कभी ऐसी समस्या आ जाती है कि कोई भी नाम सजेस्ट नहीं आ रहा, कोई नाम निकल के नहीं आ रहा है या कुछ विवादित कहानी चल रही है, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति की नज़र में जो सबसे एक्सपर्ट होगा, विधवेता होगा, उसको क्या बना दिया जाएगा, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं शपथ। जब हमारा राष्ट्रपति चुनाव हो जाएगा और चुनाव होने के बाद तो सिंपल सी है, अपने पद की प्रतिज्ञान और शपथ लेंगे, हम निष्ठा से वर्क करेंगे। इस चीज़ की जो शपथ होती है, ओथ सेरेमनी कहते हैं, वो राष्ट्रपति ही कराते हैं अनुच्छेद 124 और 6 के अंतर्गत, अनुच्छेद 124 का 6ठे भाग के अंतर्गत कराते हैं। अब इनका कार्यकाल देखते हैं। कार्यकाल इनकी अधिकतम आयु 65 वर्ष तक है। अगर कोई जज अगर अपनी सीट पर है तो इनकी आयु अधिकतम कितनी हो सकती है, 65 वर्ष हो सकती है। न्यूनतम आयु इनकी कोई फिक्स नहीं है। जब अनुभव उनको ये प्राप्त हो जाएगा कि ये अनुभव इतना प्राप्त है कि वो 10 साल अगर वकालत की हो या 5 साल वो किया हो तो बन सकते हैं। उसके बाद क्या है कि त्यागपत्र। अब त्यागपत्र की बात करें तो त्यागपत्र वो हमेशा राष्ट्रपति को ही देंगे। राष्ट्रपति ही नियुक्ति करते हैं तो त्यागपत्र भी राष्ट्रपति, और ज़्यादातर केंद्र के जितने भी मामले हैं वो सारे राष्ट्रपति के पास ही पहुंचते हैं। उसके बाद आती हैं कि यदि राष्ट्रपति हमारे CJI साहब कुछ ऐसा काम कर देते हैं जो कुछ गड़बड़ है, यानी सीधी सीधी बात है, गड़बड़ से मतलब है कि उन्हें संविधान का उल्लंघन करते हैं या कुछ ऐसा है जो उचित नहीं है, तो उन्हें हटाने की 2 प्रक्रिया हैं, 2 कंडीशन होनी चाहिए। साबित कदाचार, यानी भ्रष्टाचार में लिप्त हो, कुछ ऐसा काम किया हो, कुछ लेन देन कर लिया हो, कुछ ऐसा काम हो। साबित कदाचार यानी कुछ ऐसा काम किया हो जिससे साबित हो जाए कि इन्होंने गलत किया है, तो उन्हें हटाया जाएगा। वो कैसे हटाएंगे अभी हम बताते हैं। एक असमर्थता या एज पा करके कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ही इज़ नॉट कैपेबल टू टेक डिसीजन। अगर मान लीजिए कि वो डिसीजन लेने या निर्णय लेने की क्षमता उनकी कम हो गई है, वो किसी भी कारण हो सकता है, बीमारी हो या कुछ हो, ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसी कंडीशन में उनको हटा दिया जाए। अब उसमें एक चीज़ है कि जो हटाने की प्रक्रिया है लगभग राष्ट्रपति के महाभियोग जैसी ही प्रक्रिया है। वो महाभियोग नहीं कहते हैं उसको, हमने लिखा है कि महाभियोग जैसी ही प्रक्रिया होती है, लेकिन महाभियोग नहीं कहते हैं। तो होता क्या है इसमें ये होता है कि राज्यसभा और लोकसभा से बिल पारित होता है, प्रस्ताव आता है, और वो प्रस्ताव कैसे आएगा। अगर राज्यसभा से पेश होता है तो उसमें 50 सदस्यों की मंजूरी जरूरी है, और लोकसभा से प्रस्ताव पेश होता है तो उसमें 100 सदस्यों की मंजूरी जरूरी है। यदि इनके दोनों के अध्यक्ष ला करके, यानी इसके सभापति और इसके भी लोकसभा अध्यक्ष, इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देते हैं, तो दोनों की मंजूरी के बाद अंत में राष्ट्रपति की और 2/3 बहुमत से अगर पारित होता है और राष्ट्रपति बाद में हस्ताक्षर कर देते हैं, तो इसकी जो वर्णन है वो 124 में 4 और 5 दोनों में जिक्र किया गया है। राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं तो महान जी को हटना पड़ेगा, न्यायमूर्ति जी को हटना पड़ेगा। तो ये तो हो गई उनकी हटाने की प्रक्रिया, यानी 2/3 बहुमत लोकसभा और राज्यसभा से हो और उसमें से 50 कम से कम शामिल हों, और उसके बाद 100 सदस्य उसमें शामिल हों, उसके बाद पारित भी होना चाहिए 2/3 बहुमत से, फिर वो हो जाएगा। अगर इसका एक उदाहरण लेते हैं तो बी रामास्वामी के प्रति एक प्रस्ताव आया था, लेकिन जैसे ही इसे उठाया गया था तो वहाँ के जो अध्यक्ष थे उन्होंने उसे पास ही नहीं किया, तो इसलिए उसकी उठाने की कोई आवाज़। और सबसे बड़ी गौरव की बात हमारे लिए ये है कि जो हमारे देश में अब तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनको कभी भी इस प्रक्रिया के तहत नहीं हटाया गया है, नहीं ऐसी कोई समस्या आई है। तो अच्छी बात है, हमारे देश में जो वर्तमान में बैठे हुए हैं वो बढ़ती अपनी गरिमा में पद को बनाए रहे हैं। अब आते हैं वेतन जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको मिलता है 2,80,000 रुपया प्रति माह। वेतन भत्ते और भी हैं, अन्य को मिलता है 2.5 लाख रुपया प्रति माह। ये भारत की संचयी निधि से दिया जाता है। अब आते हैं तदर्थ न्यायाधीश। आपने कभी सुना होगा एडहॉक जस्टिस। एडहॉक जस्टिस कौन से होते हैं? एडहॉक जस्टिस होते हैं
कि जैसे कि मान लीजिए कि वहाँ पर कोरम होना है सुप्रीम कोर्ट में। कोरम का मतलब है कुछ एक पीठ बननी है, उस पीठ में एक सदस्य की कमी है, तो वो सदस्य क्या किया जाएगा, एक सदस्य जो है हाई कोर्ट से उठा लिया जाएगा, लेकिन वो उनकी सलाह पर, हाई कोर्ट के जो जज हैं उन सब की सलाह पर ये उठा लिया जाएगा और उनको उस सुप्रीम कोर्ट में शामिल कर लिया जाएगा। अब जब उसमें शामिल कर लिया जाएगा तो इनके सारे जो अधिकार हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के समान हो जाते हैं, तो उन्हें वो शामिल कर लिया जाता है। तो उन्हें जो एक्स्ट्रा उठाया गया है, तो गण पूर्ति करने के लिए, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, गण पूर्ति यानी कोरम पूरा करने के लिए जब करते हैं तो हाई कोर्ट के जज को उठा लिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को से एड हॉक कहते हैं, यानी तदर्थ न्यायाधीश। एक और इसमें विशेष बात है कि यदि कभी ऐसी समस्या आती है कि हमें जज की ज़रूरत है और निर्णय की विशेष ज़रूरत है, तो रिटायर्ड जजों के मामले में ये भी कहा गया है कि रिटायर्ड जजों, अनुच्छेद 128 में इसका जिक्र है कि रिटायर्ड जज जितने भी हैं उनमें से कोई भी रिटायर्ड जज को उठा करके और कार्य के लिए दोबारा बुलाया जा सकता है, लेकिन ये थोड़े से कम समय के लिए होता है। इतनी बात हमने ये सीख ली। इसमें हमने एक खास बात और देखते हैं, इसमें शक्तियां हमने छोड़ दी हैं। तो इसमें अगर हम देखते हैं शक्तियां कैसे हैं, तो शक्तियों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियां हैं, नंबर एक तरीके से देखिए, वैसे होता है मूलाधिकार शक्तियां। पहला अगर हम देखते हैं मूलाधिकार अधिकार शक्ति, अब इसको देखेंगे पहले। इसका मतलब ये है कि पहले देखो राज्य या राज्य, राज्य भारत, कुछ राज्य भारत, कुछ राज्य और कुछ राज्य भारत तथा कुछ राज्य। ये बात क्या चीज़ है, ये समझिए। यदि राज्य और राज्य के बीच का विवाद है तो वो सुप्रीम कोर्ट हासिल करेगा। राज्य और राज्य से संबंधित कोई विवाद है तो कौन सुप्रीम जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। राज्य और भारत यानी सरकार, भारत के और राज्य के बीच में कोई विवाद है तो भी सुप्रीम कोर्ट संभालेगा। एक तरफ कुछ राज्य हैं और एक तरफ भारत है तो भी कौन संभालेगा, सुप्रीम कोर्ट। एक तरफ कुछ राज्य हैं और भारत के साथ में भी कुछ राज्य हैं, यानी कुछ राज्य आपस में डिवाइड हो गए हैं, कुछ अलग हैं कुछ अलग हैं, ऐसी कंडीशन में भी कौन करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई करेगा। इसमें एक चीज़ है कि नदी जल विवाद, नदी जल विवाद को छोड़कर इसका जिक्र हमेशा कर दिया गया है। इसको हमने लिख दिया नदी अपवाद है, इसे नदी जल विवाद को छोड़ करके इसको अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 262 के तहत इसका पहले ही जिक्र किया जा चुका है, इसलिए इसको शामिल नहीं किया जाता है। अब इसके बाद दूसरी चीज देखते हैं, रिट करने का आदेश। रिट आपने देखा होगा कि जब भी हमारे देश में बताया था, मूल अधिकार जब हमने पढ़ाए थे तो आपको बताया था कि इनको 5 प्रकार की रिट करने का अधिकार है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 प्रकार की रिट, तो पहला नंबर दूसरा डालते हैं, रिट जारी करने का अधिकार। अगर कहीं भी हमारे मूल संरक्षण, मूल अधिकारों में, आप जानते हैं मूल अधिकारों का कहीं भी हनन हो रहा है तो उस समय में 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है कौन, हाई कोर्ट। इतनी बात हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कौन से होते हैं कि हमारे पास अगर किसी प्रकार के मूल अधिकारों का हनन वनन कुछ भी हो रहा है या संरक्षण में कोई कमी आ रही है तो इसमें क्या होता है कि 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। अब देखते हैं अभिलेख न्यायालय। तीसरा क्या होता है, अभिलेख न्यायालय, अभिलेखाधिकार भी कहते हैं इसको। ये है अभिलेखाधिकार, ये है कि जब कोई जज, पुराना जज कोई निर्णय सुरक्षित कर दे, बात समझ लीजिए ऐसे ही, जब कोई निर्णय कोई दिया हुआ है और उसके जज को निर्णय को सुरक्षित कर लिया जाता है, सेव कर लिया जाता है,
और फिर भविष्य में उस प्रकार का अगर कोई केस आता है तो वो जो जिसका दिया हुआ निर्णय है वो अभिलेख के तौर पर, प्रूफ के तौर पर, यानी संविधान के कड़ी के मान करके उसी के तहत उसे सजा दी जाती है। इसे मानने का अधिकार एससी, एचसी और डीसी सबको है। सुप्रीम कोर्ट भी मानेगा उसको, हाई कोर्ट भी मानेगा और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी उसको मानेगा। ये चीज हमने देख ली। एक और होता है चौथा, अपीलीय अधिकार। अपीलीय अधिकार तो सिंपल सी बात है कि कहीं भी आपको अपील करने का, हमारे सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार है। अगर हमारे पास सेशन कोर्ट से कोई है, लेकिन सारे विषय नहीं है, सब चीज़ नहीं है कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। अगर कोई मामला सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से लंबित है काफ़ी दिनों से, तो हम क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी हम अगर नहीं जाते हैं तो हाई कोर्ट से फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी अपील करने का भी हमको अधिकार है। और एक और होता है पाँचवा, अगर हम देखते हैं सलाहकारी अधिकार, सलाहकारी अधिकार। अब इसको देखते हैं अनुच्छेद 143 के तहत, 143 के तहत इसमें बताया गया है कि सलाहकारी अधिकार जो होते हैं वो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए होते हैं। कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, सुप्रीम सीजेआई क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं। लेकिन और इसमें भी सदस्य होते हैं, 4 या 5 सदस्यों की टीम होती है, 5 सदस्यों की टीम होती है जो क्या करते हैं, उनको सलाह देते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उनके द्वारा जो दी गई सलाह है वो स्वयं मानने के लिए बाध्य हो, ऐसा कुछ नहीं है, बाध्यता का कोई नहीं है। एक और इसमें होता है, छठा पढ़ सकते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन। इसको और समझने की कोशिश करेंगे। ये क्या चीज है, न्यायिक पुनरावलोकन है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही दिए हुए निर्णय को खुद को एक बार दोबारा से अवलोकन करता है, कहीं गलत तो नहीं है। और यह हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के दिए हुए जो निर्णयों को भी अवलोकन करने की उसकी पावर है। तो यहीं पर होता है कि अगर कभी कभी आपने देखा, हमने बताया था कि वो जब 73 में कुछ विवाद हुआ था, संवैधानिक ढांचा को बदला जा सकता है कि नहीं बदला जा सकता है, इस प्रकार की जो प्रस्तावना है उसमें है या नहीं है, उस विवाद में लेकर के एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था ये हिस्सा नहीं है और दूसरे बार में कह दिया था ये हिस्सा है। तो इस तरीके से ये मान सकते हैं कि अगर ऐसे विवाद हैं जो उनको सुप्रीम कोर्ट को खुद को लगता है कि एक बार दोबारा रिव्यू करते हैं उस चीज़ को, अपने दिए हुए निर्णय को, तो उसमें कोई गलत बात नहीं। हमारे संविधान की सबसे अच्छी खास बात है, कभी कभी हो सकता है निर्णय गलत हो, अगर आपने उससे दोबारा अपील किया है कि इसका पुनरावलोकन किया जाए तो वो दोबारा करते हैं। यदि निर्णय बदला जाएगा तो बदलते भी हैं। हम अपनी लाइफ में हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, जो निर्णय ले लेते हैं वही करते हैं, लेकिन नहीं, बदलना चाहिए। हमें सीखना चाहिए सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला अगर बदल सकती है तो क्या हम अपने गए हुए शब्दों को नहीं बदल सकते हैं। तो बस, तो इतने जो हमने आपको कुछ चीज़ें बताई, इसमें एक चीज़ और जोड़ सकते हैं कि कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए हुए जो कानून हैं, यहाँ लिख सकते हैं कार्यपालिका, यहाँ पर उदाहरण लिख सकते हैं, यही इसी का पुनरावलोकन का ही है। कार्यपालिका और विधायिका, अगर इन दोनों ने कोई कानून बनाए हैं तो उनकी भी पुनरीक्षण और समीक्षा कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। और एक और है, संविधान की व्याख्याता के रूप में भी जाना जाता है। अगर हम इसका 7वां हिस्सा ले लेते हैं, संविधान का व्याख्याता, यानी संविधान का क्या अर्थ है और कहाँ पर क्या है उसका अर्थ निकाला गया है, यानी उसकी व्याख्या भी कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। इसलिए हम इसको क्या भी कह सकते हैं, एक शब्द में कह सकते हैं, ये हमारा क्या है, संरक्षक। इसे कहते हैं संविधान का संरक्षक, तो इसे संरक्षक भी कहते हैं। और बाकी सारी चीज़ें आप देख लेंगे। तो यही चीज़ है कि यही हमारे सुप्रीम कोर्ट में था कि शक्तियाँ कैसे हैं, मूलाधिकार कैसे हैं, गठन कैसे होता है, वेतन कैसे हैं, भत्ते कैसे हैं और क्या क्या शक्तियाँ उनके पास हैं। तो ये हमने कोशिश करी है कि जितने भी एग्जाम से संबंधित पॉइंट्स हैं वो हमने आपके साथ शेयर कर दिए। आप जिसमें से ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, और हमारी कार्यपालिका और विधायिका के वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको भी ज़रा देख लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, कमेंट और शेयर वाला स्नेह जरूर भेजते रहिएगा। अब आपको मिलेंगे कल। आज के लिए धन्यवाद।